सबसे पहले जैसे आपको पता है कि न्यूरॉन के इनसाइड और आउटसाइड जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट होता है उनमें चार्ज डिफरेंस होता है। क्यों होता है वो हमने जैसे हमारे एसटीबी बुक के हवाले से ये हमने जैसे सोडियम पोटेशियम आयन चैनल भी होते हैं, इसी तरह से लीक चैनल भी होते हैं। तो कंसंट्रेशन शुरू में आपने देखा है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, बट न्यूरोलेमा के इनसाइड इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बाहर जो है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कितने टाइम ज्यादा होती है ये हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है। आयन कंसंट्रेशन इज 30 टाइम ग्रेटर इन द इनसाइड, यानी जैसे देखिए पोटेशियम आयंस आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है, बट 30 टाइम्स ग्रेटर इनसाइड द न्यूरोलेमा होते हैं। इसी तरह से देना कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इज नियरली 10 टाइम्स ग्रेटर इन द फ्लूइड आउटसाइड द सेल, यानी इसे हम इसी तरह से कहते हैं ना, शुरू में आपने देखा होगा इसी डायग्राम इलस्ट्रेशन के अंदर जो पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ओवरऑल चार्ज इनसाइड जो नेगेटिव है, चार्ज इनकी नेगेटिव है, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में ज्यादा होती है। तो हम ये नोट करेंगे कि लाइक यहाँ पे भी पोटेशियम आयंस मौजूद है, बट ये 30 टाइम्स जो पोटेशियम आयंस इनसाइड में ज्यादा है। इसी तरह से हम देखेंगे सोडियम आयंस भी इस तरह थोड़े बहुत होते हैं, बट सोडियम आयंस जो 10 टाइम्स जो आउटसाइड जो है वो ज्यादा है। तो यही पॉइंट जो हमारे बुक के अंदर बताई गई है कि कितनी इस वजह से कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, जैसे हम पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है तो हम कहेंगे इनसाइड जो है पोटेशियम आयन ज्यादा है और आउटसाइड जो सोडियम आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और इसी तरह से इनसाइड जो चार्ज होती है वो बिकॉज ऑर्गेनिक एनायन की वजह से, और आउटसाइड जो है पॉजिटिव है जिसमें सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आयंस आर कंटिन्यूअसली मूव्ड अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। ये शुरू में जब कोई भी एक न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो इसी तरह से ये क्यों हुआ है, बिकॉज लास्ट टाइम इससे सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से हुआ है। जैसे कि आपको बताया कि सोडियम पोटेशियम पंप एक प्रोटीन है जो न्यूरोलेमा के अंदर मौजूद है, थ्रू ट्रांसपोर्ट माइंस को अंदर भेजता है। इस वजह से ये जो है इनसाइड पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और आउटसाइड सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप। तो फॉर एवरी 2 पोटेशियम दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनवर्ड एंड 3 सोडियम आर पम्प्ड आउटसाइड। ये किसकी मदद से होता है? सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से होता है। हम एनटीबी के अंदर ये पॉइंट्स देख सकते हैं, एनटीबी बुक के 62 पेज नंबर ये मौजूद है। इनसाइड बिकम्स नेगेटिव देन आउटसाइड ऑफ द न्यूरोलेमा। यही चीज हमने यहाँ पे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन में बताई कि इनसाइड जो है वो नेगेटिव है, आउटसाइड पॉजिटिव है। सोडियम पोटेशियम पंप उस वक्त काम कर रहा होता है जिसकी वजह से ये होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे कौन से और भी चैनल वगैरह हैं, जैसे नेगेटिव आयंस कौन से हैं। नेगेटिव आयंस जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनिक एनाइंस में जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स, आरएनए, इनकी कंसंट्रेशन इनसाइड द न्यूरोलेमा ज्यादा है। इनकी कंसंट्रेशन इनसाइड न्यूरोलेमा ज्यादा, हालांकि पोटेशियम आयंस भी मौजूद है, बट कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा होने की वजह से इनसाइड जो हम इनका जो एनवायरनमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। कौन सी चीजें इनसाइड है? जैसे ये आरएनए है, प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड है, इन सब पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह इनसाइड द न्यूरोलेमा जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव है। इनसाइड जो न्यूरोलेमा दैट इज नेगेटिव है। इसी तरह से हमने एक और भी जैसे पॉइंट्स में पढ़ा था कि लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस, लीकी चैनल भी होते हैं। जैसे न्यूरोलेमा के अंदर जो है लीकी चैनल भी है, यानी जिसमें किसी भी स्टिमुलस के बगैर जो आयंस की मूवमेंट होती है उसको कहते हैं लीकी चैनल कहते हैं। तो सोडियम लीकी चैनल भी है, पोटेशियम लीकी चैनल भी है। Cell membrane of neurolemma has many channel proteins called gates. Potassium ions leak continuously through leaky gates. This makes more positive outside of the neuron than inside. इसी तरह से जैसे हम देखते रहते हैं कि पोटेशियम चैनल ये लीकी चैनल है। लीकी की मीनिंग किसी भी स्टिमुलस के बगैर जो इनसाइड टू आउटसाइड जैसे मूव करते रहते हैं, तो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है अगेन जो है पॉजिटिव हो जाता है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे वेरी क्लियर है कि पोटेशियम आयंस लीक कंटिन्यूअसली थ्रू लीकी चैनल्स और गेट्स, दिस मेक्स मोर पॉजिटिव आउटसाइड, ये आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट और ज्यादा पॉजिटिव करते हैं देन इनसाइड। इनसाइड तो ये नेगेटिव है, इनसाइड जो एनवायरनमेंट वो नेगेटिव है बिकॉज ऑफ लीकी चैनल, जिसमें खास तौर पे ये जो है पोटेशियम लीकी चैनल जो है इसका बहुत ही बड़ा किरदार होता है बाहर का एनवायरनमेंट जो है उसको पॉजिटिव में रखने के लिए। ओवरऑल देयर आर मोर पॉजिटिव चार्जेस ऑन द आउटसाइड देन इनसाइड। सिंपली हमें यही जैसे नोट करना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जब एक न्यूरॉन रेस्ट में होता है तो उस वक्त जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट पॉजिटिव है और इनसाइड जो एनवायरनमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। दिस इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म है, जिसे आरएमपी कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और उस वक्त हमने ओसिलोस्कोप की स्क्रीन पे देखा वो था -7 मिलीवोल्ट, resting membrane potential -70 millivolt था। This potential will be maintained until the membrane is disturbed or stimulated। जब इसको कोई भी स्टिमुलस दिया जाएगा, जैसे आप स्टूडेंट्स को याद है एक स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ऐसे भी स्टिमुलस होते हैं जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हो सकता है, उसे हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना होना चाहिए? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस होना चाहिए तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी, उन्हें हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आगे जब जैसे ही इसको थ्रेशोल्ड मिलेगा तो यकीनन उसकी पोलैरिटी में चेंज आएगी। तो लीकी चैनल के बाद जैसे नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो लोकेशन वगैरह ये थोड़ी थी, और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एनटीपी के हवाले से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल, इसे एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आल्सो कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल, इसे एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। जैसे हमारे एसटीपी बुक के अंदर आप देखेंगे पहला नर्व इंपल्स का कंपोनेंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या आरएमपी, दूसरा जो कंपोनेंट है उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल एपी। तो इसे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और सिंपली इट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल is characterized by the more positive inside of the neuron than outside, यानी depolarized state होगी। आपको जैसे हमने ओसिलोस्कोप की स्क्रीन पे जो ग्राफ बना था उसको ध्यान में रखना है कि क्या कौन सी चेंजेस होती है। तो आपने देखा कि शुरू में जैसे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट, -55 तक जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, उसके बाद जैसे आपने देखा कि पीक हुई थी। ये क्यों हुआ? अमल था बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन की वजह से। डीपोलराइजेशन क्या था? पहले इनिशियल जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपने देखा कि इनसाइड जो नेगेटिव था, इनसाइड एनवायरनमेंट नेगेटिव था। अब जब डीपोलराइजेशन होगी तो इनसाइड जो है पॉजिटिव हो जाता है, इनसाइड एनवायरनमेंट जो पॉजिटिव हो जाता है, इस अमल को कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्यों डीपोलराइजेशन हुई? सोडियम चैनल जो है, जो वोल्ट गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन हुए, जिसकी वजह से सोडियम आयंस जो है अंदर आ गए, जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई अंदर सोडियम आयंस की, इस वजह से ये +40 तक पहुंचे, और इसे हम कहते हैं कि डीपोलराइजेशन का अमल हुआ है। यही एक्टिव पोटेंशियल है, यही एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यही एक्शन पोटेंशियल है। It is characterized by the more positive inside of the neuron than outside, यानी inside neuron जो more positive हो गया than outside, और इस कंडीशन को स्टेट को हम कहेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट। जैसे ये जो पीक है -70 से +40 तक ये वोल्टेज का है, ये यहाँ पे खास तौर पे जैसे ये पीक या एरो जैसे ऊपर जा रहा है, ये डीपोलराइजेशन को शो करता है। हमने काफी बार जैसे इसको पढ़ा भी है कि इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। This happens when positive charge tend to move inside of the neuron of the receiving a particular stimulus। जैसे ही कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलेगा तो पहले फ्यू सोडियम चैनल ओपन होंगे, और उसके बाद जैसे स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग है, थ्रेश लेवल तक पहुंच गया है, तो मजीद सोडियम चैनल ओपन होंगे, और जिसकी वजह से ये जो है हम देखेंगे वोल्ट मीटर तक जो उसमें जो +40 तक की चार्ज चली जाती है मिलीवोल्ट तक, और इस कंडीशन को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। जब +40 तक पहुंच जाती है तो उसके बाद सोडियम गेट जो है क्लोज हो जाता है, सोडियम गेट
क्लोज हो जाते हैं, देन जो अंदर जो है सोडियम नहीं आ सकते हैं। The electrochemical change appears on the short region of neuron for a brief period of time, followed by the recovery of the polarized state. In this way, a wave of action potential begins to move towards the other end of the neuron. Action potential is established by the following factors. कौन से factors हैं जिनकी वजह से ये action potential हुआ है? Next आते हैं इसको। ये हमने काफी सारी चीजें एक दो बार पहले ही पढ़ी। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की मीनिंग यही है कि जैसे स्टिमुलस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्शन पोटेंशियल, यानी इतना एकस होना चाहिए जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। अगर जैसे -55 मिली वोल्ट तक का जो है अगर स्टिमुलस है तो ही जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और उसे हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अगर -55 मिली वोल्ट से बिलो है तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता और उसे हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड एज सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। न्यूरॉन एंड इट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। If stimulus is not capable to excite or fails to arise any response, it is called as subthreshold stimulus. अगर हम कोई भी जैसे यहाँ पे अगर हम एक इलस्ट्रेशन बनाते ग्राफ के हवाले से, ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन के हवाले से, जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे यहाँ पे हम ड्रा करते हैं लाइन की, ये -55 मिली वोल्ट है, ये -70 मिली वोल्ट है। काफी सारे ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो -55 से बिलो होते हैं, तो ये आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेंगे। ऐसा स्टिमुलस जो यानी जो एटलीस्ट उसमें -55 मिली वोल्ट का जैसे चेंज आए तो वो फिर आगे एक्शन को जनरेट करेगा। बाकी इससे अगर कम होंगे तो फिर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेंगे, जिसे हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इनको हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उसमें क्या होना चाहिए, -55 मिली वोल्ट का जैसे उसमें चेंज आनी चाहिए तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। उसके बाद जैसे थ्रेशोल्ड मिलता है तो आपको पता है कि काफी सारे सोडियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं, पहले थोड़े चैनल होते हैं और उसके बाद और मजीद जितने भी वोल्टेज गेट सोडियम चैनल होंगे वो सब ओपन होंगे। इसकी वजह से सोडियम आयंस मूव इन न्यूरोलेमा और इनसाइड जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव हो जाती है और इस कंडीशन को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। ठीक है, व्हेन अ न्यूरॉन फाइबर इज स्टिमुलेटेड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इट कॉजेज द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेट। जैसे आपको पता है कि हमने पहले ही पढ़ा था न्यूरॉन के अंदर एक लीक चैनल है, दूसरे वोल्टेज गेटेड चैनल भी है, इसी तरह से एक सोडियम पोटेशियम पंप भी है, सोडियम पोटेशियम पंप भी है। वोल्टेज गेटेड और रेगुलेटेड जो सोडियम चैनल है वही ओपन होंगे और इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम गेट जैसे ओपन होंगे, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। इनफ्लक्स की मीनिंग होती है जब इनसाइड या जो इंटर होते हैं इनसाइड द सेल और इनसाइड द न्यूरॉन, जैसे सोडियम चैनल ओपन होंगे, फ्यू सोडियम चैनल ओपन होंगे सबसे पहले, तो यानी जाहिर है अब थोड़ी अलग आएंगे। उसकी वजह से जैसे स्टिमुलस अगर -55 मिली वोल्ट है, थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस किया है, तो उसके बाद जितने भी वोल्टेज गेट सोडियम चैनल होंगे वो सब ओपन होंगे। सब ओपन होंगे तो ये पॉजिटिव फीडबैक का एक एग्जांपल होता है, जिसकी वजह से जितने भी सोडियम चैनल होंगे वो सब ओपन होंगे और इस वजह से सोडियम आयंस रश इनसाइड द न्यूरोलेमा, इनफ्लक्स होगा, इसे हम कहेंगे इनफ्लक्स। जब सोडियम आयन सेल के अंदर दाखिल होते हैं तो उसे हम कहते हैं इनफ्लक्स। इसका अपोजिट टर्म होता है इफ्लक्स। इफ्लक्स मीनिंग होती है कोई चीज बाहर जाए सेल से, सेल बाहर जाए तो उसे हम कहेंगे इफ्लक्स, और जब कोई सेल के अंदर आती है तो हम उसे कहते हैं इनफ्लक्स कहते हैं। तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस बाय डिफ्यूजन, since there are more sodium ions entering in the then leaving, the electron potential of the membrane changes from -70 millivolts towards 0 and then reaches to +40 or +50 millivolt तक पहुंच जाता है। इसे हम कहते हैं ये डीपोलराइजेशन की स्टेज है। इसे हम कहेंगे द रिवर्सल ऑफ पोलरिटी। डीपोलराइजेशन एक्चुअली इज रिवर्स पोलरिटी, क्योंकि इससे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था उसके अंदर इनसाइड जो है वो नेगेटिव थे, अब क्या हुआ इनसाइड पॉजिटिव हुई है, तो हम कहेंगे ये रिवर्सल ऑफ पोलरिटी है। रिवर्सल ऑफ पोलरिटी अक्रॉस टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन, और इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। पोलरिटी दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन।
and positive inside and electronegative outside last for about 1 millisecond. हम ग्राफ में देखेंगे, थोड़ा सा आगे ग्राफ है, ये सिर्फ 1 मिलीसेकंड के लिए होता है टाइम, जिसमें ये ऐसा अमल होता है ओनली फॉर 1 मिलीसेकंड। एक यहाँ पे हाँ ये डायग्राम हम देखेंगे कि ये जो अमल होगा सिर्फ ओनली फॉर 1 मिलीसेकंड है। जैसे ये एक्शन पोटेंशियल देखें, ये एक्शन जो पोटेंशियल है जिसमें जैसे हुए, तो ये अमल जो एक्शन पोटेंशियल फॉर जो है 1 मिलीसेकंड के लिए होगा, ओनली फॉर ये टाइम है तो 1 मिलीसेकंड के लिए होगा, ओनली जिसमें क्या हुआ है, जैसे अभी आपने नोट किया है, जैसे ओनली फॉर 1 मिलीसेकंड हुआ ये काम, will last about only for 1 millisecond till the sodium gates are not closed। जब तक सोडियम गेट क्लोज नहीं होते हैं तब तक ये एक्शन पोटेंशियल है, ये अमल सिर्फ ओनली 1 मिलीसेकंड के लिए होता है और इसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, डीपोलराइजेशन, ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ओनली फॉर 1 मिलीसेकंड, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। और ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे जो वोल्टेज जो मेजर किया गया था वो ऐसे -70 से पहले थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट, बाद 0 तक के बाद देन +40 तक आए, जिस हमें कहेंगे जिसे हम कहेंगे कि ये जो है डीपोलराइजेशन की स्टेट है, डीपोलराइजेशन की स्टेट है, जैसे डीपोलराइजेशन की स्टेट है। तो इसमें हमने देखा कि क्या हुआ, जैसे पहले क्या था और बाद में क्या था, यानी डीपोलराइजेशन से पहले क्या था और बाद में क्या था। और सोडियम आउट, पोटेशियम इन, सोडियम जो बाहर जा रहे थे, और इस वजह से जैसे ये जब आफ्टर आफ्टर यानी जब डीपोलराइजेशन हुई, एक है यानी डीपोलराइजेशन की पहले का अमल है और दूसरा है डीपोलराइजेशन की बाद का अमल, यानी सोडियम इनफ्लक्स हुआ, सोडियम आयंस जो अंदर दाखिल हुए, जैसे ये सोडियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड जो है ये ओपन हुए, आप देखिए सोडियम चैनल बहुत ही ज्यादा अंदर आ गए तो अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव और ये तकरीबन +40 मिलीवोल्ट तक हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं कि ये जो है डीपोलराइजेशन का अमल है। इससे पहले जैसे आपने देखा कि जब रेस्टिंग कंडीशन थी, बिफोर क्या था, पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है इनसाइड, और पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा, सोडियम आयन थे बट कम थे। इसे स्टिमुलस मिला तो सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से ये हुआ कि काफी सारे सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम आयंस अंदर आगे और अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया, डीपोलराइजेशन हो गई और वोल्टेज हुआ -70 से -55 से 0 से +40 तक आ गया, इसे कहेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन जो हम इसको स्क्रीन पे देखा कि जैसे ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे देखा कि रीपोलराइजेशन भी होती है, जैसे ये यहाँ पे डीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन की मीनिंग है कि वो -70 मिलीवोल्ट तक वापस आना, -70 मिलीवोल्ट तक वापस आने के अमल को कहेंगे रीपोलराइजेशन। बट रीपोलराइजेशन में क्या होगा, रीपोलराइजेशन में यही होगा कि अभी तक सोडियम आयंस जो है, सोडियम आयंस जैसे डीपोलराइजेशन में आपने देखा सोडियम आयंस जो न्यूरोलेमा के अंदर दाखिल होते वो वही पड़े, बट पोटेशियम चैनल ओपन होगी और पोटेशियम आयंस जो बाहर जाएंगे। इसमें ये होगा इस रीपोलराइजेशन के अमल में पोटेशियम चैनल ओपन होगी और पोटेशियम चैनल ओपन होगी तो पोटेशियम जो आउटवर्ड इतने बाहर जाएंगे, इतने बाहर जाएंगे कि इनसाइड का एनवायरनमेंट है वापस वो नेगेटिव हो जाएगा, इतना नेगेटिव हो जाएगा, इतना नेगेटिव होगा कि वोल्टेज -70 वोल्ट तक आ जाएगा, इसे हम कहेंगे रीपोलराइजेशन कहेंगे। यानी इस कंडीशन में, रीपोलराइजेशन की कंडीशन में देखते हैं क्या, रीपोलराइजेशन की कंडीशन में ये है कि इनसाइड आयंस काफी सारे आ गए थे पहले, इससे डीपोलराइजेशन में सोडियम आयंस जो अंदर थे वो अंदर ही पड़े, जो अंदर ही रीपोलराइजेशन की को चैनल ओपन होने नेगेटिव हो गया, नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गया और कितना यहाँ पे वोल्टेज माइनस
क्लोज होने की वजह से ये माइनस 70 डिग्री वोल्टेज आता है, जिसे कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर की मीनिंग होती है हार्ड, ज्यादा, तो फ्रैक्शन ऑफ सोडियम स्पिन पोलराइजेशन ऑफ द एग्स में पोटेशियम गेट्स टू ओपन। उसके बाद पोटेशियम गेट्स ओपन हुए, पोटेशियम गेट ओपन हुए, जैसे डीपोलराइजेशन हुई तो पोटेशियम गेट ओपन हुए और देयरफॉर डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, और इस वजह से पोटेशियम सेल से बाहर जाएगी। सिंस द पोटेशियम इज पॉजिटिवली चार्ज, पोटेशियम भी क्या है, कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो environment होगा। This makes the cell more inside of the और जाएगा, starts the process of reaction। और उसके बाद रिपोलराइजेशन का मतलब है कि रिपोलराइजेशन बस माइंड करता है। सही नेट कौन वाला है सही, मुझे नेट अलग ना सही में जल पर भी वो माइनस एन, जिससे मिले हाइपर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बाद वापस जो है ये वापस माइनस 70 मिलीवोल्ट तक आना है, तो इसे पीरियड को कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में सोडियम पोटेशियम पंप को फंक्शन होगा, और जिसमें क्या होगा, जिसमें यही होगा कि सोडियम अंदर पड़े हैं ना, ये सोडियम अंदर पड़े, फ्री सोडियम को बाहर भेज देंगे ट्रांसपोर्ट की वजह से। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में होगा, और जिसकी वजह से इनिशियल जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन थी जो रेस्टिंग कंडीशन में वो बरकरार रहेगी। इस जगह पे है वाकई -70 मिलीवोल्ट है, बट आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं है जो वो डिस्ट्रीब्यूशन इस जगह पे थी, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली जगह पे थी, वो यहाँ पे आयन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज इनसाइड जो सोडियम आयंस कंसंट्रेशन ज्यादा है, आउटसाइड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब कौन सा लाइक अमल होना चाहिए, एक सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो फंक्शनल होना चाहिए, जिसकी वजह से इनसाइड जो जितने भी जैसे मींस लाइक सोडियम आयंस थे उनको 3 को बाहर भेज के 2 को पोटेशियम को अंदर लाएंगे, वापस वही आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन होगी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंट वाली। तो अब हम नेक्स्ट आएंगे, जैसे हाइपरपोलराइजेशन का एक टर्म सीखेंगे, हाइपरपोलराइजेशन का टर्म सीखेंगे, और रिफ्रैक्टरी पीरियड। हाइपरपोलराइजेशन और रिफ्रैक्टरी पीरियड। हाइपरपोलराइजेशन यानी मोर पोटेशियम आयंस ऑन द आउटसाइड देन इनसाइड, ठीक है ना। जैसे अभी हमने देखा कि सोडियम तो अंदर पड़े हैं, सोडियम तो काफी सारे अंदर पड़े, बट पोटेशियम चैनल ओपन हुए तो वो देर से क्लोज होते हैं। देर से क्लोज होने की वजह से पोलैरिटी जो जैसे इनसाइड जो न्यूरोलेमा तो भले इसमें पॉजिटिव हो, बट क्या होगा कि जिसकी जो पोटेंशियल होगा मिलीवोल्ट में जो मेजर किया गया था उसकी स्क्रीन पे वो -80 किलो जाता है, जिससे कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। सोडियम पोटेशियम पंप continues to work time, so it gradually restores, begins to restore the original resting potential। ओरिजिनली क्या था, जब एक ऐसा न्यूरॉन कोई भी स्टिमुलस नहीं था जिसके पास, तो यानी इनसाइड जो पोटेशियम थे और आउटसाइड जो है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, आउटसाइड जो है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और इनसाइड जो है पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। बट यहाँ पे आपने देखा डीपोलराइजेशन हुई है तो उस वक्त जो सोडियम आयन अंदर आ गए, डीपोलराइजेशन हुई है अंदर पड़े आ गए। तो अब वापस से इस कंडीशन को ले आने के लिए कौन सा सोडियम पोटेशियम पंप जो है फंक्शनल हो गया। सोडियम पोटेशियम पंप जो एक प्रोटीन है, सोडियम पोटेशियम पंप जो एक प्रोटीन है, कहाँ होता है, न्यूरल के अंदर होता है। Repolarization is shown by the falling phase of the action potential spike and results in the membrane potential return to its original level। original क्या था, original level अलग होना शूटिंग सिकंदर तू रीस्टार्ट में कर सके ना, अंडरशूट ओवरशूट और अंडरशूट टर्म को सीखने की कोशिश करेंगे कि ओवरशूट और अंडरशूट क्या होता है। जैसे आप
मोबाइल में सर ने चमदा गयो उनके चो मेहरबानी करो मोबाइल नहीं गयो वो हाल अंदर हला ने इन्हन के चो मेहरबानी कर बंद कर हाँ अजी पे आई नहीं है ठीक है। जैसे रीपोलराइजेशन में पोटेशियम गेट्स जो ओपन हुए थे वो अरसे तक थोड़े से खुले रहते हैं, क्लोज एकदम नहीं होते, ना होने की वजह से जैसे as potassium ion continues to enter the axon, positive charge restores normal action, normal resting potential. तो normal resting potential कितना है वो था -70 मिलीवोल्ट। वो कौन रिस्टोर कराएगा? वो रिस्टोर कराएगा सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर कराएगा, सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर कराएगा, सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर कराएगा, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। आफ्टर जैसे हम बार बार जैसे आप ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ के अंदर हम यही देख रहे हैं कि जैसे डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये हाइपरपोलराइजेशन हुई है, हाइपरपोलराइजेशन के बाद ये वापस जो है -70, ये जो पीरियड होगा इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस पीरियड को हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड और इसमें सोडियम पोटेशियम पंप जो है वर्क करेगा और ये इस तरह से जैसे 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेंगे और 2 पोटेशियम आयंस को वापस अंदर भेजेंगे, तो इसे हम कहेंगे ये रिफ्रैक्टरी पीरियड। आफ्टर एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर undergoes a period of recovery in which it regains its original ionic distribution and polarity and prepares itself for the next stimulation. This period of recovery of the nerve fiber is called refractory period. कौन सा? ये जो पीरियड है जिस -80 मिलीवोल्ट तक ये जो चला गया था वोल्टेज, अब ये वापस जो है -70 तक आता है, जिससे कहते हैं refractory period. Although the polarized neuron fiber has same polarity as that of the polarized neuron, but has different ionic distribution. देखिए यहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी -70 मिलीवोल्ट है, ये भी -70 मिलीवोल्ट है, रीपोलराइजेशन भी -70 मिलीवोल्ट हो जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी -70 वोल्ट है। तो यहाँ का जो -70 मिलीवोल्ट में आपने देखा कि पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड ज्यादा है और बाहर जो सोडियम आयन की ज्यादा है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में अंदर जो है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। आयोनिक डिफरेंस है। ये भी यहाँ पे इस जगह पे 70 मिलीवोल्ट है, बट आयोनिक डिफरेंस है। अब इसको वापस रिस्टोर कौन करेगा? वो करेगा पोटेशियम पंप को। सोडियम पोटेशियम पंप कैसे? तो so although the polarized neuron fiber have the same as that of polarized neuron, but at ionic distribution, it has more potassium outside and more sodium inside. मोर सोडियम इनसाइड है और मोर पोटेशियम आउटसाइड है। किस जगह पे? यहाँ पे जब ये रीपोलराइजेशन का होगा। So the repolarized nerve fiber under refractory period of for a few minutes. ये जो repolarized न्यूरॉन है रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाना चाहिए फॉर फ्यू मिलीसेकंड, ताकि जो ओरिजिनल रेस्पोंडेंट कंडीशन है उसमें जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम मेंटेन हो सके। अच्छा, ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल आयनिक रिस्टोर, कैसे रिस्टोर होगी? बाय सोडियम पोटेशियम पंप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से 3 सोडियम आयंस जो है और 2 पोटेशियम आयंस जो है इन आएंगे, अंदर आएंगे, रिटर्न्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू इट्स रेफरेंशियल जो माइनस से वापस -70 मिली तक आ जाएगा। एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड लास्ट अबाउट 4 मिलीसेकंड्स व्हेयर न्यूरॉन कैन कंडक्ट 250 इंपल्स पर सेकंड। तो इसी तरह से अभी हमने इसकी जैसे इलस्ट्रेशन देखते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर क्या होता है। जैसे आपने देखा ये जो जैसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब भी एक जैसे न्यूरॉन रेस्ट में होता है
उसके बाद जैसे कोई इसको स्टिमुलस मिलता है, इतना स्टिमुलस के जैसे उसका जो वोल्टेज एटलीस्ट -5 मिलीवोल्ट हो, उसके बाद मोर सोडियम चैनल ओपन हुए, डीपोलराइजेशन का अमल हुआ है और फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, उससे एक्शन पोटेंशियल, उसके बाद रीपोलराइजेशन का अमल हुआ है, रीपोलराइजेशन के अमल के बाद जैसे थोड़ी सी हाइपरपोलराइजेशन हुई है, हाइपरपोलराइजेशन वापस जो है वही सेम -70 मिलीवोल्ट तक आया है। ये ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे वोल्टेज, तो ये किस में आया है, ये आया है रिफ्रैक्टरी पीरियड में आया है, रिफ्रैक्टरी पीरियड में, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। ऐसा ग्राफ हमारे एनजीबी बुक में है, ये वापस रिफ्रैक्टरी पीरियड है, इसे पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये जो पीरियड से ये हाइपर पोलराइजेशन हो गई थी, वापस अब जो है नॉर्मल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन, वही जो रेस्टिंग वाली कंडीशन थी वो मेंटेन हुई, उसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। और ये हमने जैसे एक नया टर्म सीखा था अंडर शूट और ओवर शूट। जैसे ये ओवर शूट है 0 से +40 तक, और अंडर शूट जो है -7 या 90 तक गया है, इसे हम कहते हैं अंडर। ये राइजिंग फेज है जब सोडियम होते हैं इनसाइड आते हैं, ये फॉलिंग फेज है, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, ये पोटेशियम जो है ये बाहर जाते हैं। पोटेशियम का जैसे फ्लक्स हुआ है, फ्लक्स यानी बाहर गए, और ये जो इसका इनफ्लक्स हुआ है, इसकी मीनिंग इनसाइड द सेल। तो जैसे ये आपने थ्रेशोल्ड देखा, थ्रेशोल्ड, और ये फेल्ड इनिशिएशन यानी सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। इसी तरह से आपने काफी सारी चीजें देखी हैं। होपफुली अब इम्पल्स को थोड़ा सा समझ लिया होगा, थोड़ा सा आप भी देखेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो होपफुली इसके ऊपर आप फंड आ जाएगी और आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, होपफुली आप समझ लेंगे। उसके बाद वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स, इसका जो थोड़ा सा फिजिक्स के टॉपिक से रिलेशन, वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स इन द एंड synaptic cleft are in human non-myelinated nerve impulse travel at 3 meters per second. non-myelinated फाइबर होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी स्लो कंडक्शन होती है, जिनकी स्पीड जो होती है 1 to 3 मीटर सेकेंड होती है। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं उनमें थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती है, बिकॉज माइलिनेटेड जो एक्सॉन होते हैं, आपको पता है वहां पे माइलिनेटेड एक्सॉन में जैसे एक नोड ऑफ रेनवियर आपने लफ्ज पढ़ा होगा, जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जंप दे, जिसे कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। तो माइलिनेटेड फाइबर्स के अंदर थोड़ी सी सुविधा होती है, 120 मीटर पर सेकेंड है। एनटीबी बुक की ये पॉइंट्स हैं, जैसे 1 to 3 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे जो 120 मीटर पर सेकेंड है। माइलिनेटेड फाइबर्स की स्पीड ज्यादा एक्शन, ये जो नर्व इम्पल्स, the velocity of the nerve impulse is faster in myelinated neuron fiber due to saltatory, और saltatory conduction आप स्टूडेंट्स को याद है, जैसे ये एक्सॉन है, और ये जैसे माइलिन शीथ है, श्वान सेल है, ये जो पॉइंट है जिसे नोड ऑफ वेनवियर कहते हैं। तो ये एक पोटेंशियल इसी तरह से जंप दे के नोड ऑफ वेनवियर पे फास्ट जाता है। तो इस वजह से हम कहेंगे साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से स्पीड होती है वो तकरीबन 150 मीटर पर सेकेंड है। और ऐसा न्यूरॉन जिसका एक्सॉन जो अनमाइलिनेटेड है, तो उसमें स्पीड यकीनन जो है उसकी कम है, कितनी है 1 to 3 मीटर पर सेकेंड। तो यानी स्पीड के हवाले से देखा जाएगा कि आइधर जो माइक्रोन